वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज की वीडियो में हम सीक्वेंस में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉची सीक्वेंस, उसके बारे में सीखेंगे। तो आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस चेक करने के लिए जो कॉचीज क्राइटेरिया यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, किसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस कैसे प्रूव कर सकते हैं, और उनके बेस पे एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि कॉची सीक्वेंस होती क्या है। तो सबसे पहले अगर हम कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन दो तरीके से दी जाती है, दोनों एक दूसरे की इक्विवेलेंट ही होती है बट दो तरीके से दी जाती है। तो सबसे पहले वन बाय वन हम इनको देख लेंगे कि दोनों डेफिनेशन का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले डेफिनेशन होती है कि सीक्वेंस Sn इज said to be a Cauchy sequence, said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number p, जो कि ऑब्वियस सी बात है एप्सिलॉन पे बेस्ड होगा। ये किस पे डिपेंड करेगा? n पे। ठीक है, आप चाहें तो आप इसको समझने के लिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट p इज इक्वल टू, जो कि एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगा, और ये क्या है? एक नेचुरल नंबर है। सच दैट, किस टाइप से एक नेचुरल नंबर आप ढूंढ सकते हैं कि जो भी सीक्वेंस है उस सीक्वेंस के टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो एप्सिलॉन से छोटा रहेगा, और जब भी आपके जो n और m है वो आप अगर इस p से बड़ा या बराबर ले रहे हैं, ठीक है, इज ग्रेटर इज इक्वल टू p। अगर कोई भी सीक्वेंस ये डेफिनेशन होल्ड कर लेती है तो उसे हम कॉची सीक्वेंस कहते हैं। आइए इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। देखिए, इसका मतलब है कि कोई भी सीक्वेंस होगी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक हमने पिक्चर ली है, इसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं। ये आपका नेचुरल नंबर्स का, इसको हमने एक्स एक्सिस में दिखा दिया। ठीक है, तो इसमें ये सब चीज़ें क्या डिनोट कर रही होंगी, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और सो ऑन, आगे तक के इन्फाइनाइट तक के सारे टर्म्स जाएंगे। तो इसमें, और ये जो वाई एक्सिस है इसमें हमने दिखा दिया है सीक्वेंस Sn को, जैसे कि 1 पे यानी कि ये वाली जो वैल्यू है वो आपका S1 हो गया, सेकेंड वाला टर्म S2 हो गया, थर्ड वाला टर्म S3 हो गया। सिमिलरली ये फोर्थ टर्म है आपका सीक्वेंस का, ये फिफ्थ टर्म हो गया, ये सिक्स्थ हो गया, ये सेवेंथ हो गया, और ये एट्थ टर्म हो गया, ये नाइन्थ हो गया, ये टेंथ हो गया, ये 11th हो गया, सो ऑन करते करते आपके जितने भी टर्म्स हैं सीक्वेंस के वो आपके इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो किसी भी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस हम तब कहते हैं जब आप एक उसके लिए पी ढूंढ लीजिए। कैसा पी ढूंढ लेना है? ऐसा पी ढूंढना है कि उस पर्टिकुलर टर्म्स के बाद, इस पर्टिकुलर पी के बाद जितने भी टर्म्स बन रहे हैं सीक्वेंस के, वो आपस में लगभग एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हूँ। लगभग मतलब बहुत आसपास में, बहुत नज़दीक हूँ अगर, तब हम उसे कॉची सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं जो पिक्चर में हमने एक रिप्रेजेंटेशन लिया है किसी सीक्वेंस का, तो आप देख सकते हैं इसमें शुरू के जो टर्म्स है जैसे S1, S2, S3, S4, ये देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा दूर दूर बिखरे हुए हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच का गैप आप अपने यहाँ पे बोला हुआ है कि फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, आप 0 से बड़ा कुछ भी गैप कंसिडर कर लीजिए, कितना भी छोटा गैप ले लीजिए, आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 ले लीजिए, 1/4 ले लीजिए, आप कितना भी छोटा गैप ले लीजिए, आपको कोई ना कोई एक पी मिल जाएगा इस लाइन में कि उसके बाद के जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो उतने छोटे ही रेंज में डिफर करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं, अगर मान लीजिए मैंने 1/2 लिया हुआ है एप्सिलॉन, यानी कि अगर आप एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं तो सीक्वेंस के टर्म्स ये सब चल रहे हैं, तो आपको पता है ये जो टर्म्स बनेंगे, मान लीजिए यहाँ से हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे आपका डिफरेंस जो होगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 का डिफरेंस है। ठीक है, ये जो गैप है मान लीजिए 0 कुछ भी कंसिडर कर लीजिए, 0.5 ले लिया हमने। ठीक है, 0.5 का गैप है ये। तो आप देख सकते हैं इसमें कि जो भी स्टार्टिंग के टर्म्स हैं, वो स्टार्टिंग के टर्म में जितने भी टर्म्स हैं वो जरूरी नहीं कि उस गैप के अंदर पड़ रहे हो ना, उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है शुरू के जो भी टर्म्स हैं, लेकिन जैसे जैसे आप ये जो पी वाले टर्म्स हैं इसके बाद जितने भी टर्म्स बनेंगे सीक्वेंस के, वो सब उसी रेंज के अंदर पड़ रहे हैं, वो उसी रेंज के अंदर आपका आ जाएंगे। तो इसे ही हम कहते हैं सीक्वेंस, जो कि कॉची सीक्वेंस होती है। तो कॉची सीक्वेंस को अगर हम दोबारा से डिफाइन करें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी सीक्वेंस को कॉची सीक्वेंस तब कहते हैं जब जो भी उसमें सीक्वेंस के टर्म है पर्टिकुलर हम एक पी ऐसा ढूंढ लेंगे जिसके बाद जो सीक्वेंस के टर्म्स आपस में उनके बीच का जो डिफरेंस है वो उस एप्सिलॉन के कम होना चाहिए। आप एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/2 लेंगे तो पी सपोज करिए 1000 आ गया, यानी कि 1000 के बाद के जो टर्म्स हैं उनके बीच का गैप सिर्फ 1.2 है। और अगर आपने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4 ले लिया तो सपोज कर लीजिए पी इज इक्वल टू 1 लाख आ गया। 1 लाख के बाद के जो भी सीक्वेंस के टर्म बनेंगे उनके बीच का जो डिफरेंस है वो लगभग नेग्लिजिबल होगा, यानी कि 1/4 होगा। यानी कि जितना आप एप्सिलॉन आप छोटा लेंगे आपको पी ऐसा मिलना चाहिए कि जो सीक्वेंस के टर्म्स हैं इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो इनफाइनाइट तक जाते जाते ये लगभग एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करने लग जाएंगे, इनके बीच का जो डिफरेंस हो जाएगा बहुत कम होने लगना
जाना चाहिए, तब हम उसे कॉची सीक्वेंस कहते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। जो हमने कन्वर्जेंस में पढ़ा था वो हमने देखा था कि उसमें भी सेम यही चीज़ कहते हैं कि हमारे पास उनमें जो डिफरेंस होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होना चाहिए, बट वो डिफरेंस किसके साथ, लिमिट के साथ डिफरेंस नेग्लिजिबल होना चाहिए। लेकिन हम कॉची सीक्वेंस में सीक्वेंस के ही अपने टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसी जो डेफिनेशन को हम एक और दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, जो बस इसी का ही थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन है, और ज़्यादातर हम वही वर्जन यूज़ करते हैं। तो देखिए दूसरे वाले जो डेफिनेशन में हम क्या कहते हैं इसमें, कि पूरी डेफिनेशन सेम ऐसी रहेगी कि Sn इज said to be a Cauchy sequence, said to be a Cauchy sequence if for every epsilon greater than 0, for every epsilon greater than 0 there exists P is equal to P epsilon belongs to capital N such that। ये क्या कहना चाहेंगे आप देखिए। अब इसको अगर थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका जो रिजल्ट है यहाँ पे, जो लाइन हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं वो चीज़ निकल के आ जाएगी। तो क्या लिखने वाले हैं देखिए, अब आपको पता है Sn कहीं ना कहीं S1 S2 S3 डॉट 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 कहीं पे Sm आया होगा, कहीं पे फिर m के बाद m+1 चलता है, m+2 आया होता है, m+3 आता है, सो ऑन करते करते इस तरह से बनती है चीज़ें। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप इसमें देखेंगे तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं Sn प्लस P माइनस Sn, इसका मॉड विल बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, बात तो वही है। इसमें हम बोलते हैं कि P से बड़े जो भी टर्म्स हैं उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। तो उसी तरीके से हम इसमें भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि जब आप n जो है वो अगर P से बड़ा है, सॉरी इसको n प्लस m कर लीजिए क्योंकि आप ऑलरेडी P पर ले चुके हैं, n मस्ट बी ग्रेटर इज इक्वल टू दिस P, एंड ये जो m है वो आपका ग्रेटर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी बुक्स में हो सकता है ये डेफिनेशन इस तरह ना लिख के इस तरह लिखी हो, देख लेते हैं कैसे लिख सकते हैं डेफिनेशन। आपको लिखा होगा फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट m डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन बिलोंग्स टू कैपिटल N सच दैट Sn प्लस P माइनस Sn का मॉड लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी n ग्रेटर इज इक्वल टू m, या ग्रेटर देन m भी हो सकता है, P इज ग्रेटर इज इक्वल टू 1। तो वही बात है, इसमें आपको नेचुरल नंबर्स में एक m ऐसा मिलेगा कि m के बाद के जो सीक्वेंस के टर्म है यहाँ पे P की जगह m हो जाएगा, m के बाद के जो टर्म्स हैं वो आपस में नेग्लिजिबल डिफरेंस वाले हो जाएंगे। तो बात वही है कि n और n से ऊपर के टर्म्स, तो n और n के ऊपर के टर्म्स का मतलब वही हुआ, या तो आप अलग से लिखिए जिस तरह से इसमें लिखा हुआ है n और m अलग से, या फिर आप इसी के साथ मेजर कर दिए तो इससे आपके वेरिएबल कम हो गए। पिछले वाले डेफिनेशन में P भी वेरिएबल था, n भी था, m भी था और एप्सिलॉन, ये 4 चीज़ें चल रही थी। इसमें आप देख सकते हैं आपका एक वेरिएबल कम कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे n प्लस P और n है, P तो 1, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ऐसे बनेगा ना, Sn प्लस 1 माइनस Sn बन सकता है, Sn प्लस 2 माइनस Sn बन सकता है, यानी n और n के ऊपर के जितने भी टर्म है, n प्लस 100 भी लिख सकते हो आप, उनके बीच का जो डिफरेंस होना चाहिए वो नेग्लिजिबल होना चाहिए। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कॉची सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कन्वर्जेंस का। तो होता क्या है यहाँ पे, हमें अगर किसी सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूफ करना कई बार आसान नहीं होता है। हमने 2 तरीके सीखे हैं, या तो आप लिमिट के तरीके से निकाल के चेक कर लीजिए, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn ऐसे करके निकालेंगे, अगर लिमिट मिल जाती है तो कन्वर्जेंट होता है। फिर हमने देखा था कि अगर आप उसकी लगभग लिमिट निकाल सकते हैं तो आप ये Sn माइनस L लेस देन एप्सिलॉन, एक ये वाला क्राइटेरिया भी था, एप्सिलॉन डेफिनेशन बोलते हैं जिसको, इससे भी आप चेक कर सकते थे। फिर हमने देखा था मोनोटोनिक और बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो एक तरीका वो भी होता है चेक करने का। तो कई बार क्या होता है, ये तीनों ही तरीके फेल हो जाते हैं, तब आपका कॉची क्राइटेरियन जो है कन्वर्जेंस का वो आपका रेस्क्यू में आता है और आप उसकी हेल्प से आराम से प्रूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब इसमें जो क्राइटेरिया होता है कॉची क्राइटेरिया फॉर द कन्वर्जेंस, वो ये कहता है कि इफ अ सीक्वेंस Sn इज कॉची देन इट विल बी कन्वर्जेंट, इट विल बी कन्वर्जेंट। ठीक है, ये दोनों तरफ से लागू होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये रियल सीक्वेंस हम पढ़ रहे हैं। इसमें जितने भी एग्जांपल्स देखें तो कोई भी अगर रियल सीक्वेंस है तो अगर वो कॉची है तो कन्वर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट है तो कॉची भी होगी। याद रखिएगा, अगर सीक्वेंस रियल नहीं होती है तो हर कॉची सीक्वेंस को कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन रियल में अगर कॉची है तो कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है तो कॉची है। तो इसमें क्या होगा, कॉची कन्वर्जेंस क्राइटेरिया में आपको सिर्फ सीक्वेंस को कॉची दिखाना है। अगर आपने वो कॉची दिखा दिया तो इसका मतलब वो कन्वर्जेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी, अगर वो कॉची नहीं है तो फिर वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ओके, तो चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे प्रूव करते हैं कि कॉची क्राइटेरिया कन्वर्जेंस को, कन्वर्जेंट किसी सीक्वेंस को प्रूव करने के लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, कोई सा भी एग्जांपल आप कंसिडर कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक सीक्वेंस ले ली है Sn इज इक्वल टू, जिसमें आपके पास Sn को हमने इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। इसको हम शॉर्ट में हार्मोनिक सीरीज भी कह सकते हैं। ठीक है, ये हार्मोनिक सीरीज टाइप की है। तो अब Sn को बताना है कि ये कन्वर्जेंट है कि नहीं। आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे,
सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, आप इसको कोई लिमिट आपको आइडिया भी नहीं लगा सकते, आप एप्सिलॉन डेफिनेशन भी नहीं यूज़ कर पाएंगे। फिर उसके बाद थर्ड, मोनोटॉनिक से भी नहीं कर पाएंगे आप इसको, ठीक है, क्योंकि आप इसमें चेक नहीं कर पाएंगे कि इंक्रीजिंग बन रही है कि डिक्रीजिंग बन रही है। और इसी तरीके से जब आप ये वाला क्राइटेरिया यूज़ करेंगे तो आप देख लेते हैं कॉची से कैसे प्रूव करेंगे। ओके, तो आप देखिए इसमें ध्यान रखिएगा, जब आप SN इक्वल टू इतना लिखेंगे तो S1 का मतलब क्या होगा, सिर्फ 1 आएगा। S2 का मतलब सिर्फ 2 टर्म्स आएंगे, 1 + 1/2। S3 का मतलब हो गया 1 + 1/3। इसी तरीके से अगर आपने SM लिखा है, या M से बेटर है मैं N ही लिख देती हूँ, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे SN लिखा है तो इसका मतलब आएगा 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n। जितने बेस होगा उतने तक के टर्म्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। तो आइए चेक कर लेते हैं ये कॉची सीक्वेंस है या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे इसको, ये चेक कर देख लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती है, डेफिनेशन तो ये कहती है कि कोई भी कॉची सीक्वेंस के लिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको इस टाइप का कुछ होना चाहिए, SN + P - SN mod लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। और आपका एप्सिलॉन कुछ भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है। फॉर एवरी एप्सिलॉन के लिए ये रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे, इससे स्टार्ट कर लेते हैं, SN + P - SN से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो SN + P की वैल्यू कितनी होगी, पहले SN + P की वैल्यू निकालिए। अभी हमने बताया था 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट डॉट डॉट, कहीं पे 1/n आएगा, कहीं पे 1/n + 1 आएगा, प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, 1/n + P तक जाएगा। और SN कितना आएगा, 1 + 1/2 + 1/3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/n तक जाएगा। दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इतने टर्म्स और इतने टर्म्स ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ ये वाले टर्म्स बचेंगे। तो इसका मतलब क्या बच रहा है आपके पास, SN + P माइनस का SN का जो मॉड है वो मिल रहा है आपको 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, 1/n + P तक, ठीक है। अब आप P आप बोलते हो यहाँ पे P जो होना चाहिए ग्रेटर इज इक्वल टू 1 कुछ भी लिख सकते हो, तो आप जानबूझ के P = N ले सकते हो, ठीक है। अब आपको P = N ले लिया हमने, जैसे आप इसमें P = N लेंगे तो ये वाली वैल्यू बनेगी आपकी 1/n + 1 + 1/n + 2 प्लस डॉट 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 1/n + N बन जाएगा, ठीक है। वेरिएबल कम करने के लिए क्या है, P को भी हमने N ही मान लिया, तो इतना बन गया। अब देखिए कॉची सीक्वेंस में ये जो वैल्यू होनी चाहिए वो लेस देन एप्सिलॉन होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि यहाँ पे लेस देन का कुछ साइन बनना चाहिए, बट हम यहाँ पे ग्रेटर देन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ग्रेटर देन, देखिए 1/4 और 1/5 में कौन सा बड़ा होगा, जिसका बेस जो है छोटा होगा वही चीज़ बड़ी होगी। तो हमको यही करना है यहाँ पे, यही लॉजिक हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ग्रेटर देन, हमको इससे छोटी वैल्यू बनानी है इधर, ठीक। छोटी वैल्यू बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर सबके बड़े बड़े यूज़ करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर इसमें कौन सा होगा, ये वाला। n में 1 जोड़ो तो n जोड़ो तो सबसे बड़ा वाला डिनोमिनेटर तो यही बनेगा। तो 1/n + N 1/n + N प्लस डॉट 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 1/n + N। ये टोटल कितने बनेंगे आप देख सकते हैं, 1 2 N तक है, तो ये टोटल N बनेंगे। तो n/n + N टोटल सॉल्व करके n/में 2n, ये कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो आपको क्या मिला यहाँ पे, SN + P - SN का मॉड ग्रेटर देन आ गया 1/2। भले आपने P = N लिया था, आप तो कहते हो फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 SN + P - SN जो होना चाहिए वो लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए। बट अगर आप एप्सिलॉन = 1/2 ले रहे हो तब तो जो n से ऊपर के जितने भी टर्म्स हैं वो उसकी जो बीच का डिफरेंस है वो 1/2 से ज़्यादा हो रहा है, बट ये तो हमेशा ही छोटा होना चाहिए, 1/2 से भी छोटा होना चाहिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो सीक्वेंस है वो आपकी कॉची सीक्वेंस नहीं है। अगर ये कॉची सीक्वेंस नहीं है तो आप सीधे कह सकते हैं कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी नहीं होगी, नॉट कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट लिमिट नहीं निकाली, हमने कुछ नहीं किया, हमने कन्वर्जेंस भी नहीं चेक किया, हमने सीधे कॉची सीक्वेंस देखा कि सीक्वेंस कॉची है या नहीं है, और आपने प्रूव कर दिया कि सीक्वेंस कॉची नहीं है, तो इसलिए ये कन्वर्जेंट भी नहीं होगी। ओके, तो आई होप आपको कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 1-2 एग्जाम्पल और हम लेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।